थैंक यू। श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती आर्थिक मंदी और बजट भाषण में किसानों की उपेक्षा और मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, खासकर नौकरी पेशा वर्ग, अस्थायी कर्मचारियों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं व छोटे सीमांत व्यापारियों और आम आदमी की सरकार द्वारा की गई उपेक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसका माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। सभापति महोदय, भारत में करीब 70 से 80% लोग कृषि व कृषि व्यापार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल के दौरान जब पूरे विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान ने ही, यानी किसानों ने ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा था। बावजूद इसके आज किसानों के साथ इस बजट में अनदेखी की गई है। सरकार ने 2015-2016 के बजट में बताया गया था कि किसानों की आय 2022 में 2 गुनी हो जाएगी, पर आज बजट में यह कहीं नहीं बताया गया है कि किसानों की आय कब और कैसे 2 गुनी होगी। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी पर इस बजट में कोई बात नहीं है। सरकार कृषि के क्षेत्र में सरकार को अलग से बजट लाना चाहिए, जिससे किसानों को गारंटेड इनकम मिल सके। साथ साथ इस बजट से आम आदमी, खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। नौकरी पेशा तबके की निगाहें करों में रियायत पर टिकी होती हैं। पूर्णबंदी की वजह से आर्थिक चोट झेल रहे वेतनभोगियों को भी माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में निराश किया है। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार को टैक्स स्लैब में राहत देने की कोई प्रावधान नहीं है। सभापति महोदय, भारत विश्व का सबसे युवा देश है। देश के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं कि फिर भी आज करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बावजूद इसके बजट में भाषण में युवाओं के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए गए हैं। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के कल्याण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बजट भाषण में प्राइवेटाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया है। सरकार देश की संपत्ति को बेच देना चाहती है, जो मौजूदा सरकार की खराब नीतियों व निम्न मानसिकता को दर्शाता है। महोदय, खनन, ऊर्जा, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए बजट में जिस तरह की लोगों को उम्मीदें थी, उसमें लोगों को निराश ही हाथ लगी है। इस बजट सिर्फ कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। इसमें स्मॉल एवं मीडियम इंडस्ट्री के लोग, वर्कर्स, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग व आम जनता और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। सभापति महोदय, आज़ादी के 7 दशक बाद भी स्वास्थ्य क्षेत्र संसाधनों का जैसा अभाव झेल रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल में अस्पतालों में बिस्तरों, दवाइयों को लेकर जीवन रक्षक प्रणालियों और चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टरों की भारी कमी देखने को मिली है। हमारे देश में 125 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है और देश में करीब 37,725 छोटे बड़े सरकारी अस्पताल, प्राथमिक व सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं, जो देश की आबादी और वैश्विक पैमाने के हिसाब से बहुत कम है। देश में आज भी करीब 14 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है। ग्रामीण इलाकों के ज़्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। जरूरी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं की कमी है। ऐसे में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, बजट भाषण में जीडीपी घाटा को कम करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किया गया है। सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, 7 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों के साथ साथ आम जनता पर भी इसका बहुत बड़ा असर है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के
जी के देश को इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने के सपने को पूरा करने के लिए बजट भाषण में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार को कच्चे माल की कीमत और जीएसटी दरों में कमी करनी चाहिए थी। साथ ही आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए दवाओं पर लगने वाले करों को कम किया जाना चाहिए था या शून्य कर देना चाहिए था। विद्यार्थियों के लिए सस्ती, सुगम और शिक्षा और शिक्षकों के लिए उचित कार्य की परिस्थितियां उत्पन्न हो, साथ ही साथ विद्यालयों के लिए उचित बजट का आवंटन किया जाना चाहिए था, जिससे रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जा सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बजट भाषण में हमारे द्वारा उठाए गए उपरोक्त सभी बिंदुओं पर पुनः विचार करें और बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती आर्थिक मंदी, किसान हितों में और पिछड़ों, दलितों और निम्न वर्ग व आम जनता के हित में सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से श्रावस्ती जनपद लोकसभा से आता हूं। अभी भी हाल में मैं प्रधानमंत्री आवास योजना जिस तरीके से पूरे देश में मिल रहा है, लेकिन मेरा जनपद पिछड़ा भी है। लोकसभा श्रावस्ती, ग्राम सभा बिधूनी में मैं खुद जा कर के बनवारी लाल मिश्रा, रामदीन पासवान, इंदल पासवान, शिव प्रकाश मिश्रा का आवास देखने का काम किया और इन लोगों के यहाँ छप्पर और टूटे मकान आज भी हैं। आज भी उनका मकान, और लगता है, देखने से डर लगता है कि ये घर कब गिर जाएगा और उनकी जान भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो प्रधानमंत्री आवास जो सरकार दे रही है, अभी भी कहीं न कहीं इस तरीके से हमारा जनपद भी पिछड़े श्रेणी में आता है। विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारा बलरामपुर भी जिला आता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि ऐसे जनपदों को भी आगे करने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।